Hello everyone, this is Jolie Pandey. This is 8th year PYQ of Maths Pedagogy for CTET. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा. A teacher has given some objects to class first children and asked them to identify which objects roll and which objects slide. तो which of the following is not an objective of the above activity? एक टीचर ने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें क्लास फर्स्ट के बच्चों को दी और उसके बाद उनसे कहा कि इसमें से आइडेंटिफाई करो ये कौन सी चीजें हैं जो रोल कर रही हैं और कौन सी चीजें हैं जो कि स्लाइड कर रही हैं. तो टीचर का उद्देश्य क्या है ये एक्टिविटी कराने का? टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. वस्तुओं को 2 समूहों को वर्गीकृत. पूछा है कि विच इज नॉट एन. कौन सा उद्देश्य नहीं है टीचर का. टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. हाँ, इससे क्या होगा, स्लाइडिंग वाले और रोलिंग वाले. स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करना बच्चे सीखेंगे. तो ये तो एक्टिविटी इस एक्टिविटी के थ्रू ये उद्देश्य तो पूरा कराया जाएगा. टू मेक देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग एंड स्लाइडिंग. इससे बच्चों में रोलिंग और स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा. टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस 3D शेप्स. इसी के थ्रू वो 3D शेप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बच्चे इसके बारे में समझ पाएंगे, जिससे कि टीचर इसके बारे में बच्चों से डिस्कस कर सकती है. तो ये भी सही है. टू मेंटेन द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन वाली बात जिस भी ऑप्शन में आए वो ऑप्शन आपका गलत ही होता है. इसमें पूछा था विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अबव एक्टिविटी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. मतलब कि किसी गतिविधि में, इस गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग विदाउट बर्डन फॉर द फर्स्ट टाइम रिसीव्ड सम अटेंशन इन. मतलब जो बोझ रहित अधिगम है उसको सबसे पहले किससे अवधान मिला था? कोठारी कमीशन से, जो कि 1964 से 1966 में आया था. NEP से, जो कि 1986 में आई थी, या फिर यशपाल कमेटी 1993 की, या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का. तो जो लर्निंग विदाउट बर्डन है ये यशपाल कमेटी का है, यशपाल समिति. ये इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, जिन्होंने बच्चों का बोझ, मतलब जो बैग लेके जाते हैं बच्चे, उनके बैग का बोझ कैसे कम किया जाए इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी. तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो फर्स्ट टाइम अटेंशन इसका कब रिसीव हुआ था? यशपाल कमेटी में. और किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने, जो कि अध्यक्ष थे. क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इंक्लूडिंग टेसेलेशन एज एन एक्टिविटी इन प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स. प्राथमिक कक्षा के गणित में पैटर्न टाइलिंग की गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है? इट एंटरटेन्स एंड एंगेजेस लर्नर्स व्हेन द टीचर इज बिजी डूइंग हिज वर्क. अगर टीचर अपना काम करने में व्यस्त है उस टाइम में बच्चे जो हैं वो एंटरटेन हो, उसके लिए, उनके मनोरंजन के लिए. गलत. इट इज हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग द बेस फॉर हायर. ऐसा कोई भी ऑप्शन हो जो हो कि उनके आगे के लेवल के लिए, फिर हायर लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. इट हेल्प्स द लर्नर्स डेवलप आइडिया अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन. इससे बच्चा कौन सा रेशियो प्रोपोर्शन सीख रहा है? कीवर्ड है जहां पे भी टेसेलेशन की बात की जाए, जहां पे भी टाइल्स की बात की जाए, मतलब वहां पे आपकी किसकी बात की जा रही है? वहां पे एरिया के कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स द लर्नर्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन सर्फेसेस. मतलब ये अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठों की क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है. तो थर्ड का राइट ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वैन हेलेस लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग, at which level will students be able to identify squares as regular quadrilaterals? वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे? वैन हेले ने क्या था? लेवल 0 से लेकर के लेवल 4 तक ऐसे 5 लेवल्स दी थी, जिसमें पहली थी विजुअलाइजेशन, दूसरे में एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, 2 में आपका आएगा एब्स्ट्रैक्शन. इसमें आएगा एब्स्ट्रैक्शन. थर्ड में आएगा इनफॉर्मल डिडक्शन, और लास्ट आपकी कौन सी हो जाएगी? लेवल 4, वो होगी रीगर. इस तरीके से लेवल 0 से लेवल 4 तक इन्होंने स्टेजेस दी थी, 4 लेवल्स दी थी.
तो इसने कहा है कि कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चे ये समझ पाते हैं कि जो स्क्वायर होता है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो स्क्वायर है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसको देख करके बच्चे बस पहचान सकते हैं कि हाँ ये स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, या फिर ये रेक्टेंगल है तो ये मैच बॉक्स की तरह दिखता है। तो इस तरीके से बस विजुअलाइज कर पाते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज समझ जाते हैं। जैसे ये स्क्वायर है तो इसमें 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 राइट एंगल्स बनते हैं, इसके अलावा सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, तो प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें एनालाइज कर पाते हैं। अब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि कंपेयर करना सीख पाते हैं, मतलब कि दो अलग, जैसे कि अगर स्क्वायर है तो वो पैरेललोग्राम भी होता है, तो उसको कंपेयर करके, प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके भी पहचान सकते हैं। उसके बाद जो आपका होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, इसमें क्या होता है प्रूफ कर पाते हैं थ्योरम्स वगैरह जो होती हैं। और लास्ट जो होता है रीगर, उसमें खुद से थ्योरम्स डिडक्ट कर पाते हैं, खुद से बना पाते हैं। तो इसने पूछा है कि आइडेंटिफाई कब कर पाएंगे, पहचान कब पाते हैं कि जो स्क्वायर होते हैं वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो ये आता है आपका थर्ड लेवल 2 और स्टेज 3 में, इनफॉर्मल डिडक्शन मतलब कि अनौपचारिक निगमन में। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एम्फसाइज्ड अपॉन इन प्राइमरी स्टेज मैथमेटिक्स करिकुलम। इनमें से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे ज्यादा बल दिया गया है। फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, या ओरल लर्निंग, या प्रोडक्ट ओरिएंटेड लर्निंग। तो बच्चों में जिज्ञासा ज्यादा होती है, तो उसी जिज्ञासा के पोषण के लिए ही ज्यादा जोर दिया गया है मैथ के करिकुलम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 मतलब नर्चरिंग क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन वांट्स टू बिकम अ गुड मैथमेटिक्स टीचर। टू बी अ गुड मैथमेटिक्स टीचर ही शी मस्ट हैव, मतलब कि एक व्यक्ति है जो गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। तो एक उत्तम गणित का शिक्षक बनने के लिए इसमें से उसके पास क्या होना चाहिए। एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लेस टाइम, अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता। इससे बच्चों को कोई फायदा नहीं होता, इस वजह से अच्छा टीचर नहीं बन सकता। मतलब कि ये एक पैमाना नहीं है, ये एक मेजरमेंट नहीं है एक अच्छा टीचर होने का। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। गुड नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, मतलब कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस तो होनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ क्लियरेंस नहीं, तो ये भी गलत है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड एबिलिटी टू रिलेट द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स विद रियल लाइफ, ये हमारा रियल मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो उसको होनी ही चाहिए, ठीक। इसके बियॉन्ड उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि बच्चों को जब मैथमेटिक्स पढ़ाए तो बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करा करके उस कंटेंट को बच्चे को समझा सके। क्योंकि जो एनईपी है वो इसी बात पे जोर देती है कि जब रियल लाइफ से रिलेट करके बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप होगी। तो इस वजह से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो हर एक टॉपिक की होनी ही चाहिए। इसके अलावा ये योग्यता भी होनी चाहिए कि वो बच्चों को उनकी रियल लाइफ से उस कंटेंट को रिलेट करा के पढ़ा सके, मतलब कि अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो 6th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ एल्गोरिथम्स। इनमें से कौन सा कथन है जो कि कलन विधि के लिए सही है। Algorithms have been developed very recently after the development of computers, मतलब कि जो कलन विधि है वो हाल ही में कंप्यूटर के विकास के बाद विकसित किया गया है, गलत। It comprises of a step by step set of instructions in logical order, हाँ इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट होते हैं। मतलब पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस वजह से इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं लॉजिकल ऑर्डर में। तो ये ऑप्शन सही हो गया। When we use algorithms, we can break the problems into smaller steps, मतलब कि जिस प्रॉब्लम को, जिस समस्या को हमें सॉल्व करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसको छोटे छोटे चरणों में तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रिग्रेस स्ट्रक्चर, नहीं इनफाइनाइट नहीं होता, लिमिटेड सेट्स होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस 1 by 1 करके लास्ट तक, स्टार्ट से लेकर के लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप दिया होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब बी और सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू निपुण भारत डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल स्किल्स
फॉर चिल्ड्रेन एट फाउंडेशनल स्टेज। मतलब कि निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार जो आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए कौन सा गणितीय कौशल है जो कि आवश्यक है। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और अब्स्ट्रैक्शन अमूर्त विचार भी होने चाहिए। ऑब्जर्व करेंगे तब सीखेंगे, तार्किक क्षमता होगी तो मैथ्स में तो तार्किक क्षमता चाहिए होती है, विजुअलाइजेशन होगा तभी हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक जगह पे देख के रिलेट करा पाएंगे, कम्युनिकेशन होगा तभी किसी चीज को मैथ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके मैथ से रिलेटेड जो मतलब डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है तो उसमें कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अमूर्तता लास्ट स्टेज जाकर के अब्स्ट्रैक्शन आता है। तो ये पांचों चीजें हैं जो कि फाउंडेशनल स्टेज पर बच्चों में मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? निपुण भारत डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी ये अब्स्ट्रैक्शन नहीं है, ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबटाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस। तो सबटाइजेशन मीन्स मतलब जो संख्या बोध है उसके विकास के लिए सबटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो सबटाइजेशन का मतलब क्या होता है? काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन सेट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नहीं। स्किप काउंटिंग, ये भी नहीं। आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट सिंपली बाई क्विकली लुकिंग एट देम, मतलब कि तुरंत, मतलब कि कोई ग्रुप में कई सारी चीजें सेट में दी हुई हैं तो उसको देखते ही एक नजर में ही उसमें कितनी चीजें हो सकती हैं इसको आइडेंटिफाई कर पाना, इसी को सबटाइजेशन कहते हैं। मतलब कि सामान्यतः शीघ्रता से देखकर समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, यही होता है। तो 9th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, which of the following factors does not contribute in developing mathematics fear among students? इनमें से कौन से कथन में से एक घटक है जो कि विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है? एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली से बच्चों में मैथ्स के प्रति डर होता है, तो ये सही है। पूछा है कि कौन सा फियर नॉट नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का अमूर्त स्वरूप होता है, उससे भी बच्चे डरते हैं। जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटीज, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं, इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यही चीज है जो कंट्रीब्यूशन नहीं देता है बच्चों में, मतलब कि ये चीज है जिससे बच्चों में मैथमेटिक्स के प्रति डर नहीं बैठता है। तो 10th का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है मैथ्स के डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इन मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा है जो गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? टू एंगेज चिल्ड्रेन मीनिंगफुली इन ग्रुप वर्क, बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न रखना, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? मीनिंगफुली बच्चे एंगेज रहे काम में सार्थक रूप से, तो ये भी सही है। टू असेस चिल्ड्रेन्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, इससे बच्चों में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग का आकलन किया जा सकता है, ये भी सही है। टू मेक चिल्ड्रेन यूटिलाइज, ये ऑप्शन गलत हो गया। टू मेक चिल्ड्रेन यूटिलाइज देयर फ्री टाइम एट होम, मतलब बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना, ये सही नहीं है। किस चीज के लिए? प्रोजेक्ट वर्क के लिए। और टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ग्रुप वर्क में, प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे काम करेंगे तो क्या होगा? अवधारणा को वो वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग समझ पाएंगे। तो 11th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट प्राइमरी स्टेज a lot of emphasis should be given to pattern recognition and prediction because प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप, पहचान और पूर्वानुमान, इन सब चीजों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि such exercises promote reasoning skills in mathematics, ऐसे अभ्यास क्या करते हैं? बच्चों में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। या फिर it helps in engaging students in creative art, या बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं। या फिर it prepares children for competitive, कॉम्पिटिटिव वाले ऑप्शन आपके देखते ही गलत। पैटर्न्स इजी होते हैं सीखने में, ये भी गलत। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चों में इससे रीजनिंग स्किल डेवलप होती है, ऐसी एक्सरसाइजेस बच्चों में रीजनिंग स्किल को प्रमोट करती हैं। तो 12th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैथमेटिकल थिंकिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग? इनमें से कौन सा है जो गणितीय चिंतन और अभिकलनीय मतलब कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है? जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है वो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स तक लिमिटेड होती है मैथमेटिक्स में विद मैथमेटिकल कंपोनेंट्स, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है वो बस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स तक लिमिटेड नहीं होती है, डे टू डे लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो 13 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड इज यूज्ड बाय अ मैथमेटिक्स टीचर टू असेस लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जब भी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में असेसमेंट करना हो तो उसके लिए हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट ही किया जाता है, मतलब कि रचनात्मक आकलन ही किया जाता है, चाहे मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो 14th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आस्क्ड टू ऐड टू फ्रैक्शंस 3/4 और 2/5 many of the class 5th students solve it in the following way। मतलब कि 3/4 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 5/9 इस तरीके से बच्चों को दो फ्रैक्शंस दिए गए और कहा गया कि इसको सॉल्व करो। तो बच्चे ने इसे किस तरीके से सॉल्व किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दिया। तो मैथमेटिक्स टीचर होने के नाते आप बच्चे की इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उनको एक वर्कशीट दे देंगे ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस है ऐसे क्वेश्चंस वाली वर्कशीट दे देंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। नहीं, स्टूडेंट्स से कहेंगे कि आंसर को कॉपी कर लो अपने बाकी बच्चों ने जिन्होंने सही किया हुआ वो क्वेश्चन, ये भी नहीं, इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें गलत है। रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शंस यूजिंग सर्कुलर पेपर कटआउट्स एंड एक्सप्लेनिंग हाउ टू ऐड देम। भिन्नों को कागज की वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर या समझना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि जब उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा सर्कुलर पेपर के थ्रू तो उसको देख करके बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। तो 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। ये था हमारा 8th ईयर पीवाईक्यू ऑफ मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।